बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसका अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या होता है, इसकी प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मतलब आपको भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से बताना है, ये क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है और इसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताना है। तो मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर इस पीडीएफ को आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने क्या प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अन्य वीडियो पढ़ सकते हो आप इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जो टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां पर जाके सर्च कर लेना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सर्च करोगे, छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च कर लेना, आपके सामने सारी पीडीएफ दिखेंगी। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं आपके सामने भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करती है। मतलब भौतिक भूगोल वही है भाई, आपके सामने भूगोल की वो शाखा होती है जो पृथ्वी की जो भौतिक और जो प्राकृतिक वातावरण होता है, उसमें पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, मिट्टी, जलवायु, आपके सामने जो संसाधन होते हैं, आपके सामने वातावरण होता है हमारा, उसके बारे में अध्ययन करती है। साथ के साथ ये जानने की कोशिश करती है कि प्राकृतिक चीजें बनी है तो कैसे बनी है और तथा वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई। मतलब हवा का निर्माण, हवा है उसका कैसे निर्माण होता है, पानी का कैसे निर्माण हुआ, इस वातावरण का कैसे निर्माण हुआ, इस वायुमंडल में हम रहते हैं, इस जल मंडल हो गया आपके सामने, वायुमंडल हो गया आपके सामने, स्थल मंडल हो गया, ये जितने भी आपके सामने संसाधन है, चाहे उनका निर्माण कैसे होता है, चाहे आपके सामने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज हो गए, इन सब का निर्माण कैसे होता है और इन सब चीजों का मनुष्य के जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से चीज? चलिए शुरू करते हैं अपन आगे का पॉइंट। भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक भूगोल की क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले वाला प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य। भौतिक भूगोल एक प्रकार का वैज्ञानिक विषय होता है। यह अपने अध्ययन में अवलोकन, देखना, प्रयोग और मापन जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। मतलब आपके सामने जो ये जो भौतिक भूगोल कैसा है, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विषय है। समझ में आ गया? इसको वैज्ञानिक विषय भी बोल सकते हैं। यह अध्ययन करता है चीजों के बारे में कि जैसे भाई जलमंडल, जो आपके सामने वायुमंडल है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा, उनके प्रयोग में मापन करता है। विज्ञान क्या करता है, आपके सामने कोई भी चीज का अध्ययन करता है, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल प्रयोग करता है तथा चीजों के मापन करता है। तो यही सब चीज आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी भी करता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, वैज्ञानिक विषय है। ये जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके नए यह नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी फटना, चक्रवात बनने को समझने का प्रयास करता है। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांतों का निर्माण करके आपके सामने पृथ्वी की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जलवायु का फटना, जो ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात का बनना, इन सभी प्रक्रियाओं को समझता है। मतलब कोई भी जगह है उसमें अगर कोई भी पहाड़ है, अगर कोई भी आपके सामने ज्वालामुखी है, वो फट रही है तो वो कब तक फट सकती है, क्यों फटेगी, शांत ज्वालामुखी है तो वो क्यों है ना, जो ज्वलंत है ज्वालामुखी तो वो क्यों है, हर प्रकार की चीजों को समझने का प्रयास करता है। चक्रवात बन रहे हैं तो कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या मुख्य कारण है, भविष्य में कब चक्रवात आ सकते हैं, इन सब चीजों को क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से और अनुभवों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अंतर विषयक। अंतर विषयक मतलब ये अकेला काम नहीं करता है, बल्कि ये भूविज्ञान, जियोलॉजी, मौसम विज्ञान व समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों से भी जुड़ा होता है। मतलब इसका अकेले का काम नहीं आपके सामने अध्ययन करना, ये सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है, जिसमें भू विज्ञान हो गया, जियोलॉजी हो गया, मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी हो गया और समुद्र जो विज्ञान है, ओशियोग्राफी हो गया, उन सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो सारे के सारे जो विज्ञान है वो इसमें साथ रहते हैं और जो बायोलॉजी जैसे विषयों से भी जुड़ा होता है। अब कैसे जोड़ता है भाई, भू विज्ञान हो गया, पृथ्वी के अंतरिक्ष में क्या चीजें चलती हैं, उन सब के अध्ययन के साथ आपके सामने करेगा, है ना,
फिर मौसम में क्या हो रहा है, चक्रवात कैसे बन रहे हैं ये अपन समझ रहे हैं, तो ये किसकी मदद लेगा भाई, मौसम विज्ञान की भी मदद ले लेगा इस चीज के अध्ययन में। फिर समुद्र के बारे में अध्ययन करता है तो समुद्र विज्ञान वालों की जो हेल्प ले लेंगे, ओशियनोग्राफी वालों की। और अगर जो समुद्र में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनको समझने के लिए बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक होते हैं विषयों की मदद लेते हैं। तो इसका यही है कि जब आप इस फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको अन्य विज्ञानों के बारे में भी जानकारी होती है, चाहे इसमें मौसम विज्ञान हो, चाहे भूविज्ञान हो, चाहे समुद्र विज्ञान हो, हर विज्ञान को आपको विस्तार से जानकारी होती है। ये इन सभी विषयों को समझने में मदद करता है तथा पृथ्वी को समग्र रूप में समझाता है। क्या होता है आपके सामने, ये जो जितने भी जो विषय आपके सामने, चाहे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैसे सभी विज्ञान जो वैज्ञानिक विषय हैं, इन सभी विषयों को समझाने में बहुत ज्यादा मददगारी सिद्ध होता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने गत्यात्मकता। पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है। भौतिक भूगोल इन बदलती प्रक्रियाओं जैसे समुद्र तल का ऊपर उठना, मिट्टी का कटाव का अध्ययन करता है, इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक बदलती रहती है। अगर अपन पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की जो सतह है वो लगातार बदलती रहती है। और भौतिक भूगोल क्या करता है, इन बदलती हुई प्रक्रियाओं में का अध्ययन करता है। जैसे समुद्र तल है, उसका लगातार आपको पता है जलवायु परिवर्तन के कारण उसका जल स्तर बढ़ रहा है, मिट्टी का कटाव होता रहता है, ज्वालामुखियां फटती रहती हैं आपके सामने, चक्रवात आते रहते हैं। तो सारी की सारी चीजें हैं वो लगातार होती रहती है। प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील चीज है, लगातार उसमें कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो अगर घटनाएं होती रहती हैं तो भौतिक भूगोल का क्या काम है, सभी चीजों को लगातार अध्ययन करते रहना इसका काम है। समझ में आ गया आपके सामने। इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक है, बल्कि इसकी गति कैसी है, गत्यात्मक है, जो लगातार आपके सामने बदलती रहती है। अगले वाला पॉइंट है इसमें आपके सामने भौतिक भूगोल का क्षेत्र। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल है एवं इसके मुख्य रूप से 4 उपशाखाओं में बांटा गया है। मतलब भौतिक भूगोल की बात करें, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसको 4 प्रमुख उपशाखाओं में बांटा गया है। पहला पॉइंट आपके सामने भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है आपके सामने, ये पृथ्वी की सतह आकृतियां जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियों की उत्पत्ति, संरचना का अध्ययन करता है। मतलब ये पृथ्वी की जो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, जैसे पृथ्वी पर पहाड़ पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदानी इलाके पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं, तो उन सब चीजों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उन सब चीजों को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है कि उन सब चीजों की संरचनाएं कैसे उत्पन्न हुई हैं। सभी की सभी चीजों को, सभी चीजों की संरचनाओं को अच्छे से विस्तार से समझा जाता है इसके अंदर। यह भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन जैसी जो प्रक्रियाओं है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब इसका काम यही होता है, पृथ्वी की सतह पे जितनी आकृतियां हैं, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं, इन सब चीजों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों की संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जिसमें फिर इन्हीं सब जो पृथ्वी पे जितनी आकृतियां हैं, उसी से कोई कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर ज्वालामुखी आ गई, इन सब चीजों पर को भी ये साथ के साथ अध्ययन करता रहता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी पे कोई भी घटना हो रही है ना, वो क्यों हो रही है उसको समझता है ये आपके सामने। अगला इसमें कौन सा आता है, जल विज्ञान। नाम से पता चल गया जल विज्ञान में क्या होगा, आपके सामने जल मंडल से संबंधित जितनी भी चीजें, उन सब चीजों को अध्ययन किया जाएगा। यह पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करता है। इसमें क्या करता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसका अध्ययन करता है। इसमें जलवायु के प्रकार, तापमान, वर्षा के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके सामने जो वायुमंडल के अध्ययन का काम किया जाता है, जो आपके सामने जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी अध्ययन होता है, साथ के साथ जो जलमंडल होता है जिसमें तापमान कितना है, वर्षा कितनी होगी, हवा के पैटर्न कैसे चल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो इन प्रकार की जो सारी की सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न व जलवायु परिवर्तन जैसी जो चीजें होती हैं, इनको विस्तार से गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जलमंडल में आपके सामने यही आती है, जलवायु से संबंधित आपके सामने जितनी भी चीजें होती हैं। इसका प्रमुख पॉइंट होता है मानसून कैसे आता है, भूमध्य रेखा पर हमेशा सर्दियां क्यों रहती हैं।
तो ये इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट होते हैं भाई कि मानसून है वो लगातार क्यों आता है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है उस पर हमेशा गर्मियां क्यों रहती है, सर्दियां बोल दिया था मैंने क्यों रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा होती है वो आपके सामने एकदम बीच की रेखा होती है जिसपे सूर्य की किरणें आपके सामने लगातार पड़ती रहती है, सीधी की सीधी पड़ती रहती है, इसलिए हमेशा क्या रहती है वहां पर, गर्मी आती रहती है। समझ में आ गया। अगले वाला कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करता है, समुद्र विज्ञान। यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है। महासागरीय जल का खारापन क्यों है, तापमान इतना क्यों है, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं और समुद्री जीव जैसी चीजें इसमें शामिल है। मतलब यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है, जिसमें क्या, समुद्री जल का तापमान कितना है, बस महासागरीय जो जल होता है उसका तापमान इतना क्यों है, खारापन क्यों है पानी के अंदर, ज्वार भाटा और जो समुद्री धाराएं हैं उन जैसे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन कैसे होता है, इन सब चीजों को ये विस्तार में अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इसमें आपके सामने लगभग हर चीज का अध्ययन कर लिया जाता है समुद्र विज्ञान से संबंधित। समझ में आ गया कि ज्वार भाटा जो जितनी समुद्री घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा होना, समुद्री जीव हो गए, जो जलवायु उसका जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान कितना बढ़ रहा है, उसका जल स्तर कितना बढ़ रहा है, आपके सामने समुद्र का सभी चीजों को विस्तार से अध्ययन कर लेता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मृदा भूगोल और जैव भूगोल। मृदा भूगोल ये मिट्टी के प्रकार, कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका वितरण कैसे होता है और मिट्टी बनाने की प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को विस्तार से समझाता है। मतलब क्या करता है, आपके सामने मृदा भूगोल को समझाने का प्रयास करता है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की बनावट कैसे होती है, मिट्टी का वितरण कैसे, उसका फैलाव होता है और उसके बनाने की जो प्रक्रिया कैसे होती है, उन्हीं सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मृदा भूगोल के अंदर किया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से पॉइंट। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैव भूगोल। ये पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को बताता है। क्या करता है, जीव जंतु हैं उनका, जीव जंतु जितने भी रहते हैं पृथ्वी पर, चाहे आपके सामने कितने भी जीव जंतु हो, उन और वनस्पति, उनको मनुष्य पर कैसे डिपेंड करता है आपके सामने, भाई कैसे मनुष्य ने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा है, कैसे वो जो खतरे युक्त आपके सामने जो जातियों में जाके शामिल हो गए हैं आपके सामने जीव जंतु, कैसे जीव जंतु मनुष्य के आवासों में घुस जाते हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसी प्रकार भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को समझने का एक विस्तृत विज्ञान है। मतलब अगर अपन बात करें भौतिक भूगोल होता है ये प्रकृति का जितना भी जो वातावरण होता है ना उसको समझने का सबसे विस्तृत विज्ञान है, जिसका मुख्य लक्ष्य मानव और प्रकृति के जटिल संबंधों को समझना है। मतलब इसका लक्ष्य क्या है, मानव और जो प्रकृति के बीच में जो जटिल विषय है, जो जटिल संबंध है, उसको ये समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। ये होने वाला था आपका जो पेपर होने वाला था भौतिक भूगोल, उसके बारे में, उसकी प्रकृति व क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। मतलब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, प्रवाह का जो सिद्धांत है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसको आपको तर्कपूर्ण बताना है, विस्तारपूर्ण बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भैया आपके सामने। तो अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो इस पेपर से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। साथ के साथ वहीं पर आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाना और सर्च करना है ज्योग्राफी। वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ, उसको पढ़ लेना और आपके सामने पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी अच्छे से जाकर। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके खरीद लेना। मैंने तो कोई किताब आपके सामने टैग कर रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को। वेगनर का सिद्धांत क्या है?
जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत की। मतलब वेगनर ने क्या बताया, जर्मन जो मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप के जो विस्थापन, कैसे महाद्वीप पूरे के पूरे आपकी पूरी दुनिया में जो महाद्वीप होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ये प्लेटों पर टिके रहते हैं, कैसे ये आपके सामने विखंडन हो जाते हैं। अगर आपके सामने इनको अगर जोड़ के देखें, अगर आप ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका है ना, भारत और अफ्रीका से टूट के है, तो जो अफ्रीका के और भारत के गिर के जंगल है ना, पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह शेर पाए जाते हैं। कहां पर? गिर के जंगलों में, गुजरात के अंदर। समझ में आ गया? और जंगल पूरी जो शेर होते हैं पूरी दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पाए जाते हैं। मान गए आप सब चीजें? अफ्रीका की जो चट्टाने हैं और भारत की जो चट्टानों को अगर आप मैच करते हो उस वाले क्षेत्र की, तो सेम उनका टाइम पीरियड और सेम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहते थे। उनका क्या मानना था कि दुनिया में बहुत पहले आपके सामने क्या था, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ एक जगह ही रहा करते थे, लेकिन वे समय के साथ खिसक कर विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो विस्थापित होके अलग होकर क्या हो गए, आपके सामने अलग अलग चले गए। पहले सारे के सारे एक जगह थे, एशिया, अफ्रीका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे एक जगह थे। फिर धीरे धीरे टूटकर आपके सामने अलग अलग हो गए। समझ में आ गया आपके सामने? अब उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के उन्होंने कैसे बताया, कैसे प्रूव किया, कि मैं बात कह तो रहा हूं लेकिन किस आधार पे कह रहा हूं, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही उसको समझेंगे अपन। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, पहला पेंजिया व पेंथसाला। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक विशाल अखंड भूखंड था। मतलब वेगनर ने बताया कि पृथ्वी की जब शुरुआत होती है तब पृथ्वी कैसी थी, एक बहुत बड़े भूखंड के रूप में काम करती थी, जिसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से जाना, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। आपके सामने पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह रहना। किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? उसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जो एक विशाल भूखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर था। जो क्या था आपके सामने, जो एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, उसके चारों ओर का एक बड़ा सा महासागर हुआ करता था, उसे पेंथसाला के नाम से कहा गया। पेंजिया मतलब सारे महाद्वीप एक जगह रहते थे। मतलब ये समझो, ये पृथ्वी है, सारे महाद्वीप, ये आपके सामने शायद मेरी हथेली दिखाई दे रही होगी, ये आपके सामने पृथ्वी है ना, ये गोला मान लो ये पृथ्वी है। इसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से कहा। समझ में आ गया? और इसको पेंथसाला के नाम से कहा। किस नाम से साला कहा? पेंथसाला। पेंजिया मतलब बीच में है तो पृथ्वी, पेंथसाला मतलब आपके सामने जो जलमंडल है उसको इन्होंने पेंथसाला संपूर्ण जल के नाम से कहा इन्होंने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विघटन। लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंदर पेंजिया के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई थी। मतलब लगभग आपके सामने 200 साल पहले की बात है, जो आपके सामने ये जो मेसोजोइक युग आया, उसमें जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुई, दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दो टुकड़ों के अंदर बट गया। समझ में आ गया? कब? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आपके सामने। इसको मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तब पेंजिया में दरार पड़ी और ये दो टुकड़ों में बट गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया क्या? लोरेशिया। उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देश है। मतलब उत्तरी एशिया जैसे देश है। समझ में आ गया? अपन दक्षिणी एशिया में जाने जाते हैं। जैसे ये कोई भाग था, ये कोई भाग था, मैंने बताया ना, ये अपना पेंजिया है, ये वाला पेंजिया है, इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया। टूट कर क्या कहलाया आपके सामने? लोरेशिया कहलाया। लोरेशिया में क्या आ गया आपके सामने? देखो भूगोल है, मैप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका इधर की साइड पड़ता है सबसे ऊपर की तरफ, है ना। इसमें ऐसे समझा, ऐसे समझ, उल्टा होता है ना इसमें। तो यहाँ पर था आपके सामने उत्तरी अमेरिका। समझ में आ गया? और यहाँ पर आपके सामने क्या था? यूरोप था, है ना। और यहाँ पर का जो एशिया, जो रशिया हो गए, चीन जैसे देश थे, तो ये आपके सामने इनको लोरेशिया के नाम से जाना गया। फिर दक्षिणी भाग में आपके सामने गोडाउन आते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, जो अर्जेंटीना, जो आपके सामने ये ब्राजील वाले देश हैं, ये अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश है, वो टूटकर अलग चले गए। मतलब दक्षिण भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र टूट कर गया उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आपने नाम काफी बार सुना होगा भूगोल के अंदर कि हम गोंडवाना लैंड के क्या है, हिस्सा, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश हैं वो शामिल होते हैं।
विस्थापन की बात करें, इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, धीरे धीरे वर्तमान स्थल पर पहुंच गए। मतलब धीरे धीरे क्या हो, इन सभी चीजों का विघटन होना शुरू हो गया, विस्थापन होना शुरू हो गया और ये टुकड़े अलग अलग टूटकर जाने लगे और धीरे धीरे जो वर्तमान स्थल है, वर्तमान जगह है, इन सब जगह पर आपके सामने ये पहुंच गए। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब धीरे धीरे क्या होना शुरू, आपके सामने ये टुकड़े ये धीरे धीरे तैरना शुरू किए और आज जो वर्तमान जगह पर जिन इन सब चीजों को देखते हो, वो सभी चीजें वर्तमान जगह पर पहुंच गई। वेगनर ने सुझाव दिया ये विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, पोलर फिलिंग बल, ध्रुवीय प्लावन बल के कारण। अब आप समझोगे कि भाई वेगनार ने ये क्यों कहा कि आपके सामने ये जो चीजें टूट कर क्यों गई। भाई साइंटिस्टों ने पूछा भैया टूट तो गई, लेकिन कैसे टूटी, आप बताओ कौन सा कारण था। तो उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है टूट गई हूं, पानी का ज्वारीय बल होता है उसके कारण टूट गई हूं, या पोलर फिलिंग बल, मतलब ध्रुव होता है ना, वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, दोनों ध्रुव अपनी तरफ, तो उसके ध्रुवीय पलायन बल के कारण भी हो सकता है सब चीजें टूट गई होंगी। समझ में आ गया आपके सामने? वर्तमान स्वरूप की बात करें, विस्थापन की प्रक्रिया आज भी धीमी गति से जारी है। मतलब ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है, धीरे धीरे आपके सामने ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। समझ में आ गया? तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी धीमी है, परंतु लगातार आज भी जारी है। इसमें आपके सामने पॉइंटों की बात करें तो वेगनार ने क्या तर्कपूर्ण प्रमाण दिए। वेगनार ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला था, आपने इनका जो पहला तर्क आपके सामने कौन सा, जिग्सा फिट का जो तर्क है, इन्होंने क्या बताया, यदि अंटार्कटिका महासागर के दोनों किनारों पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट को मिलाया जाए तो बिल्कुल जिग्सा फिट, मतलब ये इनका क्षेत्र कुछ ऐसे वाला है, ऐसे सा है, और उनका कुछ ऐसे सा क्षेत्र है। मतलब जिग्सा फिट कैसे होगा, ऐसे वाला क्षेत्र है, अमेरिका का ऐसे वाला है और दक्षिण का अफ्रीका का ऐसा, तो ऐसे वो आपस में फिट हो जाते हैं, ऐसे वाला चीज बन जाती है। ये देखो मिल गया ना, इस प्रकार का ऐसे वाला कुछ क्षेत्र हो, ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, समझ में आ गया? तो आपस में जब उनको मिलाया जाता, आप भी अगर मैप लेना, और मैप को मैं लेकर नहीं आया, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से, वरना मैं आपको मिलाकर दिखाता कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। और ये दिखाता है जो जिग्सा फिट, या जो आपके सामने जो पहली पजल के टुकड़े जैसे आपस में फिट हो जाते हैं, इस प्रकार से चीजें मिल रही है। तो इन चीजों से पता चलता है कि कैसे न कैसे आपके सामने कभी ना कभी ये चीजें एक साथ रही होंगी आपके सामने। समझ में आ गया? तो भाई कोई भी दो भूत स्थल आकृतियां हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, तो आपको लगा भाई कभी ना कभी ऐसे टूट कर गई होंगी। भाई जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप उसमें मिला देते हो तो वो उससे टूटते हुए होते हैं, जब भी तो उसमें सटीक के सटीक मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज है इसमें भी। चट्टानों की समानता की बात करें, अंटार्कटिका के दोनों ओर की पुरानी चट्टानों की संरचना, आयु और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका जो जगह होती है उसमें तो दोनों ओर पुरानी चट्टानें होती है, उसमें 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होती हैं, उसकी संरचना, आयु का, कब उनका निर्माण हुआ और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका ना, जो उत्तरी अंटार्कटिका और निचले वाले दोनों को अगर मिलाया जाता ना, तो दोनों की चट्टानें ना वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी है और दोनों की संरचना एक जैसी है, आयु काल और निर्माण काल भी एक जैसा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, कभी ना कभी आपके सामने वो एक जगह रही होगी, टूट के अलग अलग है तभी दिखता है। यही चीज आपके सामने अफ्रीका और इंडिया में दिखती है, यही चीज अफ्रीका का जो आपके सामने इधर वाला जो पश्चिमी तट है और उनका पूर्वी तट अमेरिका वालों का, उसके दोनों को मिलाया जाता है, तो उनकी चट्टानों में भी यही है, उनकी चट्टानें और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की चट्टान और भारत की जो गुजरात वाली चट्टानें, उनको मिलाओगे तो आपके सामने उनका समय काल समान दिखाई पड़ता है। कोई चीज टूटकर दूसरी जगह जाएगी तभी तो समान दिखेगी, तो इससे चीज ये फिक्स होता है कि चट्टानों की जो समानता है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कभी ना कभी ये चीजें एक जगह रही होंगी, बाद में टूटकर अलग हो गई होंगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जीवाश्मों का वितरण। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र से अलग है। उदाहरण के लिए लेमुर नामक जानवर के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर तीनों जगह मिलते हैं। मतलब अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब एक जो महाद्वीप होता है ना, एक महाद्वीप है, उस पे आपके सामने एक ही प्रकार के जो प्राचीन पौधे व जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जहाँ पे मतलब ये पता चलता है जो लेमुर नामक जो जानवर है वो आपके सामने, उसके जो जीवाश्म, मतलब ये जानवर खत्म हो चुका है आपके सामने,
इस दुनिया से उसका विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जब जीवाश्म मिले, भारत में मिले, तो भी उसके जो कंकाल है वो सेम मिले, अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों जगह मिले हैं। अब इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो तीनों जगह वो जानवर रहे हो, है ना, तीनों महाद्वीप में वो जानवर रहे हो, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लेमुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे यह भी संभव हो जाता है कि तीनों की तीनों जगह कभी ना कभी एक जगह थी, तभी ये आपके सामने जानवर एक जगह, मतलब उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। अगला पॉइंट आपके सामने, प्लेक्सर निष्पेक्षण। गाना के तटों पर सोने के बड़े निष्पेक्षण मिलते हैं, लेकिन सोना के खाने केवल ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती है। सोना होता है ना, उसका जो निर्माण होता है, तो उसमें जो खनिज होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपके सामने गाना एक क्षेत्र है आपके सामने, किसका, अफ्रीका का देश है, गाना देश है अफ्रीका का। और जो ब्राजील देश है वो किसका, दक्षिण अमेरिका का देश है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों पे, लेकिन जो सोने बनाने के लिए जो जिस खनिज होता है वो मिलता गाना में है। गाना आपके साथ जो अफ्रीका का क्षेत्र है, उसके जो पश्चिमी तट पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो पूर्वी तट पे ब्राजील पाया जाता है, सोने की खाने वहां पाई जाती है। तो ऐसे कैसे हुआ आपके सामने, ऐसा इसीलिए हुआ ताकि गाना और ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिससे क्या हुआ, जो निष्पेक्षण तो आपके सामने कहां पर चला गया, गाना में चला गया, और सोने की खाने ब्राजील के अंदर चली गई। इसीलिए आपके सामने ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। वर्तमान में ठंडे जो अंटार्कटिका की जगह है उसमें कोयले के प्रमाण मिले हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय भारत में हिमनदों, ग्लेशियर के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल ली है, जिससे जलवायु क्षेत्र भी बदल गए हैं। मतलब वर्तमान समय में जो ठंडे अंटार्कटिका जो पाया जाता है उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं, जबकि भारत के हिमनदों में ग्लेशियर के जो प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे जलवायु क्षेत्र भी उनके बदल गए थे। समझ में आ गया, क्योंकि कभी भारत में आपके सामने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था वहां पे ठंड पड़ा करती थी, लेकिन जो वक्त के साथ क्या हुआ, जो भारत का कोयला था वो वहां पर चल गया, जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में पर्याप्त बल जैसे ज्वारीय बल की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, वेगनर से आलोचना क्या होती है इनकी, वेगनर साहब की, कि इनकी आलोचना ये होती है कि जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके सामने ये जो सिद्धांत तो दे दिया आपने अलग अलग बलों के नाम भी बता दिए, लेकिन ये भी बता दो कि ये बल काम कैसे करते हैं, ये ज्वारीय बल कैसे काम करता है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस विस्थापन के पीछे असली कारण किसको बताया, संवहनीय धाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या दी। फिर भी वेगनर का सिद्धांत जो आधुनिक जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आधारशिला बना। लेकिन आज भी आपके सामने वेगनर का जो प्लेट का जो सिद्धांत है, प्लेटो के निर्माण का जो सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो प्लेटो का नाम ले दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से मानते हैं। तो ये था आपके सामने जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। आपके सामने कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। मतलब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, प्रवाह का जो सिद्धांत है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसको आपको तर्कपूर्ण बताना है, विस्तारपूर्ण बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भैया आपके सामने। तो अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो, इस पेपर से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। साथ के साथ वहीं पर आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाना और सर्च करना है ज्योग्राफी। वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ, उसको पढ़ लेना और आपके सामने पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी अच्छे से जाकर। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट, मंत्रा पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है,
इस पे क्लिक करके खरीद लेना। मैंने तो कोई किताब आपके सामने टैग कर रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को। वेगनर का सिद्धांत क्या है? जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत की। मतलब वेगनर ने क्या बताया? जर्मन जो मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप के जो विस्थापन, कैसे महाद्वीप पूरे के पूरे, आपकी पूरी दुनिया में जो महाद्वीप होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ये प्लेटों पर टिके रहते हैं, कैसे ये आपके सामने विखंडन हो जाते हैं। अगर आपके सामने इनको अगर जोड़ के देखें, अगर आप ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका है ना, भारत और अफ्रीका से टूट के है, तो जो अफ्रीका के और भारत के गिर के जंगल है ना, पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह शेर पाए जाते हैं। कहां पर? गिर के जंगलों में, गुजरात के अंदर। समझ में आ गया? और जंगल पूरी जो शेर होते हैं पूरी दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पाए जाते हैं। मान गए आप सब चीजें? अफ्रीका की जो चट्टाने हैं और भारत की जो चट्टानों को अगर आप मैच करते हो उस वाले क्षेत्र की, तो सेम उनका टाइम पीरियड और सेम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहते थे। उनका क्या मानना था कि दुनिया में बहुत पहले आपके सामने क्या था, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ एक जगह ही रहा करते थे, लेकिन वे समय के साथ खिसक कर विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो विस्थापित होके अलग होकर क्या हो गए, आपके सामने अलग अलग चले गए। पहले सारे के सारे एक जगह थे, एशिया, अफ्रीका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे एक जगह थे। फिर धीरे धीरे टूटकर आपके सामने अलग अलग हो गए। समझ में आ गया आपके सामने? अब उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के उन्होंने कैसे बताया, कैसे प्रूव किया, कि मैं बात कह तो रहा हूं लेकिन किस आधार पे कह रहा हूं, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही उसको समझेंगे अपन। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, पहला पेंजिया व पेंथसाला। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक विशाल अखंड भूखंड था। मतलब वेगनर ने बताया कि पृथ्वी की जब शुरुआत होती है तब पृथ्वी कैसी थी, एक बहुत बड़े भूखंड के रूप में काम करती थी, जिसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से जाना, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। आपके सामने पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह रहना। किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? उसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जो एक विशाल भूखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर था। जो क्या था आपके सामने, जो एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, उसके चारों ओर का एक बड़ा सा महासागर हुआ करता था, उसे पेंथसाला के नाम से कहा गया। पेंजिया मतलब सारे महाद्वीप एक जगह रहते थे। मतलब ये समझो, ये पृथ्वी है, सारे महाद्वीप, ये आपके सामने शायद मेरी हथेली दिखाई दे रही होगी, ये आपके सामने पृथ्वी है ना, ये गोला मान लो ये पृथ्वी है। इसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से कहा। समझ में आ गया? और इसको पेंथसाला के नाम से कहा। किस नाम से साला कहा? पेंथसाला। पेंजिया मतलब बीच में है तो पृथ्वी, पेंथसाला मतलब आपके सामने जो जलमंडल है उसको इन्होंने पेंथसाला संपूर्ण जल के नाम से कहा इन्होंने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विघटन। लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंदर पेंजिया के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई थी। मतलब लगभग आपके सामने 200 साल पहले की बात है, जो आपके सामने ये जो मेसोजोइक युग आया, उसमें जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुई, दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दो टुकड़ों के अंदर बट गया। समझ में आ गया? कब? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आपके सामने। इसको मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तब पेंजिया में दरार पड़ी और ये दो टुकड़ों में बट गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया क्या? लोरेशिया। उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देश है। मतलब उत्तरी एशिया जैसे देश है। समझ में आ गया? अपन दक्षिणी एशिया में जाने जाते हैं। जैसे ये कोई भाग था, ये कोई भाग था, मैंने बताया ना, ये अपना पेंजिया है, ये वाला पेंजिया है, इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया। टूट कर क्या कहलाया आपके सामने? लोरेशिया कहलाया। लोरेशिया में क्या आ गया आपके सामने? देखो भूगोल है, मैप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका इधर की साइड पड़ता है सबसे ऊपर की तरफ, है ना। इसमें ऐसे समझा, ऐसे समझ, उल्टा होता है ना इसमें। तो यहाँ पर था आपके सामने उत्तरी अमेरिका। समझ में आ गया? और यहाँ पर आपके सामने क्या था? यूरोप था, है ना। और यहाँ पर का जो एशिया, जो रशिया हो गए, चीन जैसे देश थे। तो ये आपके सामने, इनको लोरेशिया के नाम से जाना गया। फिर दक्षिणी भाग में आपके सामने गोडाउन आते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, जो अर्जेंटीना, जो आपके सामने ये ब्राजील वाले देश हैं, ये अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश है, वो टूटकर
अलग चले गए। मतलब दक्षिण भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र टूट कर गया उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आपने ये नाम काफी बार सुना होगा भूगोल के अंदर कि हम गोंडवाना लैंड के क्या है, हिस्सा हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश हैं वो शामिल होते हैं। विस्थापन की बात करें, इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, धीरे धीरे वर्तमान स्थल पर पहुंच गए। मतलब धीरे धीरे क्या इन सभी चीजों का विघटन होना शुरू हो गया, विस्थापन होना शुरू हो गया और ये टुकड़े अलग अलग टूटकर जाने लगे और धीरे धीरे जो वर्तमान स्थल है, वर्तमान जगह है, इन सब जगह पर आपके सामने ये पहुंच गए। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब धीरे धीरे क्या होना शुरू, आपके सामने ये टुकड़े ये धीरे धीरे तैरना शुरू किए और आज जो वर्तमान जगह पर जिन इन सब चीजों को देखते हो वो सभी चीजें वर्तमान जगह पर पहुंच गई। वेगनर ने सुझाव दिया ये विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, पोलर फिलिंग बल, ध्रुवीय प्लावन बल के कारण। अब आप समझोगे कि भाई वेगनार ने ये क्यों कहा कि आपके सामने ये जो चीजें टूट कर क्यों गई। भाई साइंटिस्टों ने पूछा भाई ये टूट तो गई लेकिन कैसे टूटी, आप बताओ कौन सा कारण था। तो उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है टूट गई हूं, पानी का ज्वारीय बल होता है उसके कारण टूट गई हूं, या पोलर फिलिंग बल, मतलब ध्रुव होता है ना वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, दोनों ध्रुव अपनी तरफ, तो उसके ध्रुवीय पलायन बल के कारण भी हो सकता है सब चीजें टूट गई होंगी। समझ में आ गया आपके सामने? वर्तमान स्वरूप की बात करें, विस्थापन की प्रक्रिया आज भी धीमी गति से जारी है। मतलब ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है, धीरे धीरे आपके सामने ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। समझ में आ गया? तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी धीमी है परंतु लगातार आज भी जारी है। इसमें आपके सामने पॉइंटों की बात करें तो वेगनार ने क्या तर्कपूर्ण प्रमाण दिए। वेगनार ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला था आपने इनका जो पहला तर्क आपके सामने कौन सा, जिग्सा फिट का जो तर्क है, इन्होंने क्या बताया, यदि अंटार्कटिका महासागर के दोनों किनारों पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट को मिलाया जाए तो बिल्कुल जिग्सा फिट, मतलब ये इनका क्षेत्र कुछ ऐसे वाला है, ऐसे सा है और उनका कुछ ऐसे सा क्षेत्र है। मतलब जिग्सा फिट कैसे होगा, ऐसे वाला क्षेत्र है, अमेरिका का ऐसे वाला है और दक्षिण का अफ्रीका का ऐसा, तो ऐसे वो आपस में फिट हो जाते हैं, ऐसे वाला चीज बन जाती है। ये देखो मिल गया ना, इस प्रकार का ऐसे वाला कुछ क्षेत्र हो, ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, समझ में आ गया? तो आपस में जब उनको मिलाया जाता, आप भी अगर मैप लेना, और मैप को मैं लेकर नहीं आया, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से, वरना मैं आपको मिलाकर दिखाता कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। और ये दिखाता है जो जिग्सा फिट, जो आपके सामने जो पहली पजल के टुकड़े जैसे आपस में फिट हो जाते हैं, इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं। तो इन चीजों से पता चलता है कि कैसे न कैसे आपके सामने कभी ना कभी ये चीजें एक साथ रही होंगी आपके सामने। समझ में आ गया? तो भाई कोई भी दो भूत स्थल आकृतियां हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, तो आपको लगा भाई कभी ना कभी ऐसे टूट कर गई होंगी। भाई जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप उसमें मिला देते हो तो वो उससे टूटते हुए होते हैं, जब भी तो उसमें सटीक के सटीक मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज है इसमें भी। चट्टानों की समानता की बात करें, अंटार्कटिका के दोनों ओर की पुरानी चट्टानों की संरचना, आयु और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका जो जगह होती है उसमें तो दोनों ओर पुरानी चट्टानें होती है, उसमें 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होती हैं, उसकी संरचना, आयु का, कब उनका निर्माण हुआ और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका ना, जो उत्तरी अंटार्कटिका और निचले वाले दोनों को अगर मिलाया जाता ना, तो दोनों की चट्टानें ना वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी और दोनों की संरचना एक जैसी है, आयु काल और निर्माण काल भी एक जैसा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, कभी ना कभी आपके सामने वो एक जगह रही होगी, टूट के अलग अलग है तभी दिखता है। यही चीज आपके सामने अफ्रीका और इंडिया में दिखती है, यही चीज अफ्रीका का जो आपके सामने इधर वाला जो पश्चिमी तट है और उनका पूर्वी तट अमेरिका वालों का, उसके दोनों को मिलाया जाता है तो उनकी चट्टानों में भी यही है, उनकी चट्टानें और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की चट्टान और भारत की जो गुजरात वाली चट्टानें, उनको मिलाओगे तो आपके सामने उनका समय काल समान दिखाई पड़ता है। कोई चीज टूटकर दूसरी जगह जाएगी तभी तो समान दिखेगी, तो इससे चीज ये फिक्स होता है कि चट्टानों की जो समानता है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कभी ना कभी ये चीजें एक जगह रही होंगी, बाद में टूटकर अलग हो गई होंगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जीवाश्मों का वितरण। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र से अलग है। उदाहरण के लिए लेमुर नामक जानवर के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर तीनों जगह मिलते हैं। मतलब अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब
एक जो महाद्वीप होता है ना, एक महाद्वीप है, उस पे आपके सामने एक ही प्रकार के जो प्राचीन पौधे व जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जहाँ पे मतलब ये पता चलता है जो लेमुर नामक जो जानवर है वो आपके सामने, उसके जो जीवाश्म मतलब ये जानवर खत्म हो चुका है आपके सामने, इस दुनिया से उसका विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जब जीवाश्म मिले भारत में मिले तो भी उसके जो कंकाल है वो सेम मिले, अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों जगह मिले हैं। अब इसका अर्थ यही हो सकता है कि वो तीनों जगह वो जानवर रहे हो, है ना, तीनों महाद्वीप में वो जानवर रहे हो, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लेमुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे यह भी संभव हो जाता है कि तीनों की तीनों जगह कभी ना कभी एक जगह थी, तभी ये आपके सामने जानवर एक जगह मतलब उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अगला पॉइंट आपके सामने प्लेक्सर निष्पेक्षण। गाना के तटों पर सोने के बड़े निष्पेक्षण मिलते हैं, लेकिन सोने के खाने केवल ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती है। सोना होता है ना, उसका जो निर्माण होता है तो उसमें जो खनिज होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपके सामने गाना एक क्षेत्र है आपके सामने, किसका, अफ्रीका का देश है, गाना देश है अफ्रीका का, और जो ब्राजील देश है वो किसका, दक्षिण अमेरिका का देश है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों पे, लेकिन जो सोने बनाने के लिए जो जिस खनिज होता है वो मिलता गाना में है। गाना आपके साथ जो अफ्रीका का क्षेत्र है उसके जो पश्चिमी तट पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो पूर्वी तट पे ब्राजील पाया जाता है, सोने की खाने वहां पाई जाती है। तो ऐसे कैसे हुआ आपके सामने? ऐसा इसीलिए हुआ ताकि गाना और ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिससे क्या हुआ, जो निष्पेक्षण तो आपके सामने कहां पर चला गया, गाना में चला गया, और सोने की खाने ब्राजील के अंदर चली गई। इसीलिए आपके सामने ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। वर्तमान में ठंडे जो अंटार्कटिका की जगह है उसमें कोयले के प्रमाण मिले हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय भारत में हिमनदों ग्लेशियर के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल ली है, जिससे जलवायु क्षेत्र भी बदल गए हैं। मतलब वर्तमान समय में जो ठंडे अंटार्कटिका जो पाया जाता है उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं, जबकि भारत के हिमनदों में ग्लेशियर के जो प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे जलवायु क्षेत्र भी उनके बदल गए थे। समझ में आ गया? क्योंकि कभी भारत में आपके सामने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था वहां पे ठंड पड़ा करती थी, लेकिन जो वक्त के साथ क्या हुआ, जो भारत का कोयला था वो वहां पर चल गया, जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में पर्याप्त बल जैसे ज्वारीय बल की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, वेगनर से आलोचना क्या होती है इनकी, वेगनर साहब की, कि इनकी आलोचना ये होती है कि जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके सामने ये जो सिद्धांत तो दे दिया आपने अलग अलग बलों के नाम भी बता दिए, लेकिन ये भी बता दो कि ये बल काम कैसे करते हैं, ये ज्वारीय बल कैसे काम करता है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस विस्थापन के पीछे असली कारण किसको बताया, संवहनीय धाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या दी। फिर भी वेगनर का सिद्धांत जो आधुनिक जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आधारशिला बना। लेकिन आज भी आपके सामने वेगनर का जो प्लेट का जो सिद्धांत है, प्लेटो के निर्माण का जो सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो प्लेटो का नाम ले दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से मानते हैं। तो ये था आपके सामने जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। आपके सामने कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, भूकंप के प्रकारों के बारे में बताइए, उनके वितरण तथा प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मतलब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, उनके भूकंप आने के पीछे कारण क्या होते हैं, उनका वितरण और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताना है। मैं वीडियो आपके सामने आगे पढ़ाऊं आपके सामने। इससे पहले तो अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, तभी आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपके सामने क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा भाई। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाला सेक्शन है, फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर लेना ज्योग्राफी।
छोटे शब्दों में, और वहां पर पढ़ लेना आप अच्छे से। आपके सामने जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से एक पीडीएफ पड़ी होगी, उस पीडीएफ को जाकर आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना, और फिर ये पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल जाएगी और उसको पढ़ लेना। भौतिक भूगोल से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो, अन्य जो प्रश्नों से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे सारी की सारी आपके सामने जो वीडियोज है वो आ जाएंगे, उनको देख लेना। फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आपके सामने भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और वितरण के प्रभाव के बारे में व्याख्या कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूकंप आपके सामने पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपन कहलाता है। भूकंप क्या कहलाता है आपके सामने? अगर जो पृथ्वी होती है उसकी सतह अगर अचानक हिल जाती है या कंपन हो जाती है। भाई कोई भी चीज क्या होती है, आपके सामने टेबल पे रखी हुई चीज अचानक से हिलने लग गई है ना, और किसी ने नहीं अचानक गिर गई, तो आपके पता अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। आसपास की चीजों में कंपन होने लग जाता है ना, तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने, इसी को क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होता है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है आपके सामने? पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा होती है वो अचानक से उसका विस्फोट होता है, उसका अचानक से उसके भीतर से ऊर्जा बाहर निकल जाती है, उसी के कारण आपका क्या होता है? ये भूकंप है, ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने? पृथ्वी के ऊर्जा होती है पृथ्वी के अंदर, वो अचानक से बाहर निकलती है, और उसी के कारण क्या होता है? भूकंप वो रहता है। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, प्लेटें वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर टिकी होती है। स्टेनोस्फेयर एक लिक्विड होता है जो गर्म जो लावा होता है उससे बना हुआ होता है, गर्म लावे से बना हुआ रहता है। और जब लावा होता है उसमें गैस बन जाती है, मतलब उसके अंदर, या फिर गर्मी होती है, जो ऊर्जा है वो होती है। अब उसको कहीं ना कहीं से आपको तो बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होता है? वो प्लेटों को ऊपर नीचे करता रहता है, और इसी से क्या हो जाता है? भूकंप का उत्पन्न हो जाता है। तो भूकंप अब किस किस कारणों से प्लेट उत्पन्न हो सकते हैं, उसका एक कारण तो मैंने बता दिया, बाकी अन्य कारण भी अपन समझेंगे। भूकंप के कारण आपके सामने, भूकंप आने के मुख्य कारण आपके सामने कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण होता है जो विवर्तनिक गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां होती है आपके सामने? विवर्तनिक जो गतिविधियां होती हैं, उसके कारण आपके सामने मुख्यतः जो भूकंप है वो आता है। क्या होता है? विशेषकर पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं, या दूर जाने से, या फिर उनका आपस में फिसलने से क्या हो जाता है? आपके सामने भूकंप है वो आता है। भूकंप आने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? आपके सामने जो प्लेटें होती है ना, वो आपस में क्या तो टकराती रहती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। इसी के कारण क्या होता है? आपके सामने जो भूकंप है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये प्लेटों में जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, इसी के कारण जो आपके सामने क्या होता है? भूकंप है वो आता रहता है। पहला सिद्धांत है उसमें प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत। यह सबसे प्रमुख कारण होता है। प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें दूर जाती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है? प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जो प्लेटों की जो प्लेट है ना, उसका जो किनारे वाला क्षेत्र होता है उसमें जो तनाव बढ़ता है ना, कैसे हो भाई, एक दूसरे के ऊपर, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, तो इससे क्या उनमें तनाव बढ़ेगा। समझ में आ गया? साथ के साथ क्या दूर जाएंगे तब भी उनके बीच में तनाव रहता है, फिर एक दूसरे करीब आते हैं तब आपके सामने उनके बीच में क्या होता है? वो टच होती हैं। इस प्रकार की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, तो चट्टानें टूटती हैं और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अगले वाला सिद्धांत होता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी फटने से या उसके दौरान जो गैस और मैग्मा का जो दबाव होता है उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भी कंपन महसूस होता है। मतलब जो ज्वालामुखी फटता है आपके सामने, जो आपके सामने ज्वालामुखी जो फटता है, जो उससे पहले जो क्या होता है? गैस और मैग्मा का दबाव बनता है। भाई कोई भी चीज फटेगी तो नीचे दबाव बनाता है, ऐसे समझ लो। प्रेशर कुकर के सिद्धांत से समझ लो। प्रेशर कुकर में क्या होता है? आपके सामने जलवाष्प का प्रेशर बनता है, तभी क्या होती है? सीटी ऊपर उठती है और उससे गैस निकलती है। तो इसी प्रकार से कुछ होता है आपके सामने। समझ में आ गया? ज्वालामुखी को जो कुकर होता है उसकी सीटी से समझ लो। नीचे की तरफ आपके सामने इसी तरीके से जो पानी है, जो लावा वो पिघलता रहता है। अब उसके अंदर क्या होगा? दबाव बनने लग गया तो वो क्या होगा? अब फटेगा तो क्या होगा? सीटी को ऊपर होते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या होता है आपके सामने? वो आसपास का क्षेत्र ऊपर होता है, और इससे क्या होता है? भूकंप का कंपन महसूस होता है। समझ में आ गया? कुकर की सीटी का सिद्धांत से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मानव जनित कारण।
मानव के द्वारा कौन कौन से आपके सामने कारण होते हैं जिसके कारण आपके सामने क्या देखने को मिलता है, ये इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना। अब बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, पानी एक जगह रहता है। अब भाई पानी का दबाव पड़ता है, एक जगह बहुत सारा पानी रखोगे तो उससे क्या होगा, उस चीज पर दबाव बनेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं उस पर उस खास क्षेत्र पे ज्यादा दबाव होता है, दूसरे पे कम दबाव पड़ता है, तो इसलिए प्लेटें नीचे धस धस जाती हैं या फिर ऊपर उठती हैं। इस कारण क्या होता है, वहां पर भूकंप देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी खानें होती हैं उसका डहना या भूमिगत जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, इसी के कारण आपके सामने क्या होता है, स्थानीय भूकंप आ जाते हैं। ये सारे भूकंप कैसे हैं, जो कारण बताएं, ये स्थानीय भूकंप के कारण है। जो बांधों का निर्माण करना, खानों का डहना या परमाणु परीक्षण के कारण क्या होते हैं, स्थानीय भूकंप आते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपको विस्तार से इसके बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूकंप के प्रकार। भूकंपों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब भूकंप होते हैं उसमें उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विवर्तनिक जो भूकंप होते हैं ये किस वजह से आते हैं, प्लेटों की सीमाओं को खिसकने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती है, वो एक दूसरे से दूर खिसकती रहती हैं। तो इस कारण कौन से भूकंप देखने को मिलते हैं आपके सामने, विवर्तनिक जो भूकंप है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। इन सभी प्लेटों के खिसकने के कारण आपके सामने ये भूकंप वो देखने को मिलते हैं। अगले वाला आपके सामने ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। कौन सा आपके सामने, ज्वालामुखी भूकंप है वो ज्वालामुखी क्षेत्र होता है ना, वहां तक ही सीमित रहता है, वहां तक ही मुख्यतः पाया जाता है ज्वालामुखी भूकंप होता है। समझ में आ गया आपके सामने। ऐसे नहीं भाई ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटी है और भारत और अमेरिका में भूकंप आ रहा है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके सामने। निपात भूकंप, खनन क्षेत्रों में की जो गुफा होती है, खानों की छतों के ढहने से उत्पन्न होता है आपके सामने निपात भूकंप। ये अलग अलग प्रकार है भूकंप के। इसमें निपात भूकंप होता है वो कौन सा होता है, कोई खनन कर रहे थे कहीं पर, खान थी, अब खान का ऊपरी क्षेत्र ढह गया और उसके ऊपर घर वगैरह बने रहते हैं। भाई खानों तो अंदरूनी तरीके से होती है ना, खानों का जो खनन होता है वो, तब वो आपके सामने नीचे डहेगी, थोड़ी बहुत भी धसेगी, तो क्या होगा, आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, भूकंप देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विस्फोट भूकंप। परमाणु या रासायनिक विस्फोटों से उत्पन्न होने वाला भूकंप। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु घटनाएं होती हैं, जो लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ताकि अगर बाहर विस्फोट करेंगे तो विकिरण कहीं भी फैल सकते हैं, तो पृथ्वी के अंदर खड्डा खोद के वहीं पर विस्फोट किया जाता है। तो आपके सामने क्या, नीचे की प्लेटें हिल जाती हैं इस चीज से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जलाशय प्रेरित जो भूकंप होता है। बड़े बांधों में भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण आपके सामने क्या होता है, ये भूकंप देखने को मिलता है। भूपटल पे पड़ने वाला जो दबाव होता है इसके कारण क्या होता है, भाई मैंने बताया ये जमीन है, ये जमीन है, इस पे पानी है, तो इस प्लेट पे ज्यादा दबाव रहेगा, इस पे कम रहेगा, तो इसलिए ऐसे हो सकती है, भूकंप आ सकता है। ये तो सामान्य सिद्धांत आप सबको पता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। विवर्तनिक सिद्धांत आपके सामने प्लेटों खिसकने से आता है। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के फटने से आता है। निपात भूकंप आपके सामने कोई भूकंप जो गुफा है उसकी छत के ढहने से आता है। विस्फोट भूकंप आपके सामने जो परमाणु के रासायनिक विस्फोट होते हैं उसके कारण आता है। और जलाशय प्रेरित भूकंप आपके सामने बड़े बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा होने के कारण आता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है, विश्व के अधिकांश भूकंप मुख्य रूप से 3 बेल्टों व पट्टियों में वितरित किया गया। अब कौन कौन सा वो मुख्य क्षेत्र है जहां पे आपके सामने जो मुख्यतः जो भूकंप आता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार की प्रमुख पट्टियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना। जो क्षेत्र जिस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना, अब उस क्षेत्र को माप दिया गया है कि भाई इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। पुरानी घटनाओं के आधार पर, अनुभव के आधार पर इनको बांट दिया गया है। पहला क्षेत्र है परिप्रशांत क्षेत्र, है ना। प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है, सरकम जो पैसिफिक बेल्ट होती है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के लगभग 63% भूकंपों के क्षेत्र इसी के अंदर आते हैं आपके सामने। किसमें आते हैं आपके सामने, जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर है, ये क्या प्रशांत महासागरीय पट्टी में आपके सामने दिखाई पड़ती है। 63%, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रतिशत है। इतने भूकंप आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसको प्रशांत महासागरीय प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य प्लेटों से आपके सामने क्या रहती है, टकराती रहती है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह भूकंपों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अल्पाइन पर्वतमाला, भूमध्य सागर, हिमालय, भारत और चीन को कवर करता है।
मतलब मध्य महासागरीय पेटी कौन सी होती है? ये भूकंप आने का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसपे अल्पाइन जो पर्वतमाला वहां पर आता है, भूमध्य सागर के आसपास हिमालय व भारत व चीन का जो क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः क्या होता है? सबसे ज्यादा भूकंप वो देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका पेटी। ये कौन सी पेटी होती है? मध्य अंटार्कटिका की पेटी। अंटार्कटिका महासागर के मध्य में स्थित कटक व उसके प्लेटों के अपसारी दूर जाने के कारण आपके सामने ये भूकंप आते हैं। मतलब अंटार्कटिका जो महासागर है, इसमें जो मध्य में जो एक कटक प्लेटें पाई जाती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। ये घटना अक्सर होती रहती है। इसके कारण क्या होता है? आपके सामने यहाँ पर मुख्यतः भूकंप आते रहते हैं। तो ये 3 प्लेटों का निर्माण किया गया। पहली प्लेट आपके सामने प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पे फटते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं पर आते हैं। और मुख्यतः यहाँ पर भूकंप क्या आता है? ज्वालामुखियों के फटने के कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाले भूकंप आते हैं मध्य महासागरीय पेटी में। मतलब भूकंप आने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं, जहां पे अल्पाइन पर्वत हो गए, ये अलग अलग पर्वतशालाओं में क्या होते हैं? आपके सामने क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? 2 छोटी छोटी प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। इस वजह से जो ये बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, और इन पर्वतों में अक्सर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाला भूकंपीय क्षेत्र है मध्य अंटार्कटिका क्षेत्र, कटक पट्टी। इसमें क्या है? ये प्लेटें आपके सामने अंटार्कटिका महासागर में कटक जो पट्टी है, वापस में दूर दूर जाती रहती है। इस वजह से इनमें भूकंप आते रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अब भूकंपों के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भाई। इसका पॉइंट आपके सामने प्रत्येक विनाश, इमारतों का ढहना, संचार लाइनों का टूटना, रेल पटरियों का उखड़ना, ये सब भूस्खलन से आपके सामने देखने को मिलता है। भाई क्या होता है आपके सामने? अब भूकंप आएगा तो ये तो फिक्स होता है, इमारतें भी ढहेंगी, संचार लाइनें, रेलवे लाइनें, ये सब आपके सामने पटरी वगैरह भी उखड़ जाती है इन सब चीजों के कारण। समझ में आपके सामने आ गया? क्यों? क्योंकि भाई जो जगह थी वो हिली, तो उसके ऊपर, उस स्थल के ऊपर, जैसे भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज प्लेट है, प्लेट के ऊपर गिलास रख दिया, आप प्लेट को हिलाओगे तो गिलास गिरेगा। बस वही सिद्धांत इसमें लागू हो जाता है। इमारतें ढह जाती हैं, संचार लाइनें टूट जाती है, रेलवे लाइनें की पटरियां भी उखड़ जाती हैं। जल संबंधी प्रभाव, नदियों के मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है, दलदलों का निर्माण होता है, बांधों का टूटना व भूजल स्तर में बदलाव होता है। मतलब नदियों के मार्ग, पहले से नदियां इस क्षेत्र से जाती थी, भूकंप आने के कारण कुछ उनका क्षेत्र बदल गया, दलदल उसका निर्माण होता है, बांध भी टूट जाते हैं काफी बार, और भूजल के स्तर में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सुनामी। महासागरीय तल पर भूकंप आने से विशाल समुद्री लहरें उत्पन्न होती है आपके सामने। तो जो महासागरीय जो तल होता है ना, उसमें भूकंप आएगा तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी, और इससे क्या होगा? बहुत बड़ा विनाश आता है आपके सामने। क्यों? ज्वार, बड़े बड़े ज्वार आते हैं आपके सामने, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इससे क्या होते हैं? सुनामी आ सकती है। जो अधिकतर सुनामी आती है वो कैसे आती है आपके सामने? इसीलिए आती है, जो भूमध्य सागर में भूकंप आ गया, इस वजह से वहां का क्षेत्र, पानी पूरा हिल जाता है। अब गिलास है, गिलास में आपने पानी लिया और उसको ऐसे हिलाओगे तो पानी बाहर गिरेगा ना, उछलकर। तो वही सिद्धांत इसमें लागू होता है, और वो पानी गिलास में नहीं, महासागरों में होता है बहुत ज्यादा, और वो क्या होता है? वो पानी उछलकर बाहर नहीं गिरता, उन जो बाहर का जो क्षेत्र होता है ना, जो तटीय इलाकों वाला, वहां पर आता है, और उसके वजह से क्या होता है? बहुत बड़ा विनाश दिखाई देता है। अगले वाला क्या है आपके सामने? इमारतों में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इमारतों के दहने से बिजली के तार टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटती हैं, और उनमें आग लग जाती है। मतलब आपके सामने क्या दिखाई पड़ता है? जो अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं, उसमें बिजली लाइन टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटने जैसी आपके सामने घटनाएं मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूसंकलनीय व मृदा द्रवीकरण। पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन और जलयुक्त मिट्टी पर द्रव रूप में परिवर्तित होती है। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है और भूसंकलन होता है, उसमें जलयुक्त मिट्टी होती है ना, वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में विकास का उससे क्या होता है? मुख्य कारण से विकास, जो विनाश है वो दिखाई पड़ता है। विकास नहीं भाई, विनाश है वो इसी कारण मुख्य रूप से होता है। तो यह था आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भूकंप के कारण, प्रकार व वितरण के मुख्य प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके सामने, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, प्रकार, वितरण
एवं प्रभावों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, वितरण किस प्रकार से होता है, उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से आपको क्या करना है, विवरण करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपके सामने ये जो फ्री में जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपको, ये फ्री में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हो उस टॉपिक से संबंधित। समझ में आ गया। और वहीं पर आपके सामने टेलीग्राम का भी लिंक मिलता है आपको। टेलीग्राम पे क्लिक करते हो तब क्या होता है आपके सामने, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे फाइल वाला सेक्शन है, उस फाइल वाले सेक्शन में छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च करना, और ज्योग्राफी में जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी की पीडीएफ पड़ी होगी, वो जाकर पढ़ लेना आपके सामने सारी की सारी। बस आपको इतना ही करना है, सिर्फ जो नीचे की तरफ आपके सामने ज्योग्राफी की पीडीएफ आपके सामने पड़ी होगी, जाना और वहां से जाकर वो पढ़ लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से इस कोने में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद व विवर करती है जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा, राख और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। मतलब मैंने आपको वो सिद्धांत सिखाया था ना, प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, प्रेशर कुकर में पानी गर्म होता रहता है, लेकिन जैसे उसमें वाष्प बनती है तो अब वो क्या करती है, अपनी सीटी को ऊपर करता है, उसमें जो छिद्र होता है उससे बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार का अब पृथ्वी पे तो ऐसा कोई छिद्र मिलता नहीं है, तो वो देखते हैं कोई क्या तो उनको ऐसा छेद मिल जाए कहीं ना कहीं, या फिर कोई थोथली जगह मिल जाएगी, उस थोथली जगह से बुरबुरी जगह मिल जाएगी, उससे क्या हो जाता है, वो गर्म मैग्मा, राख और गैसें वो जल वाष्प मिलकर बाहर आ जाते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट था ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान का दबाव के कारण जो मेटल है, जो मेंटल जो आपके सामने, जिसको मेंटल के नाम से जाना जाता है, फिर मेटल के नाम से जानते हैं, वो जो आपके सामने चट्टान होती है वो पिघल जाती है, जिसमें मैग्मा है वो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। मेटल जो आपके सामने जो नीचे की जो चट्टान होती है वो क्या हो जाती है आपके सामने, पिघल जाती है। और एस्थेनोस्फेयर वो आपके सामने जो ऊपरी परत होती है एस्थेनोस्फेयर, उसका क्या होता है, उस एस्थेनोस्फेयर से वो जो मैग्मा, ज्वालामुखी, जो मैग्मा, जलवाष्प वगैरह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है और वही मैग्मा बाहर निकलता है। आपके सामने देखो क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना, चट्टानें होती हैं वो आपके सामने नीचे से पिघल जाती है ना। मेटल होता है, जो मेटल जो पहले 3 भाग होते हैं आपके सामने स्थलमंडल के, सबसे पहला क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, 3 अलग अलग मान लो आप 3 भाग होते हैं। आपने इतना तो आपको पता है, ज्योग्राफिक विद्यार्थी हो, है ना। तो मेंटल में आपके सामने मुख्यतः क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, वो पिघल जाती है। वो उसको जो पिघला हुआ भाग रहता है मेंटल और जो क्रस्ट के बीच में, उसको एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। उस एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा रहता है, उस पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा के नाम से जाना जाता है, और वही मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी तरीके से क्या होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्लेटों की सीमाएं। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर, विशेषकर आपके सामने अभिसारी सीमाओं पर उत्पन्न होती है। तो अधिकतर प्लेट जो आपके सामने ज्वालामुखी है वो कहां पर उत्पन्न होती है, आपके सामने जो प्लेटें पाई जाती है ना, उन प्लेटों के जो आपके सामने किनारे होते हैं, उन प्लेटों के किनारों पर आपके सामने विशेषकर जो आपके सामने ज्वालामुखियां फटती है। विशेषकर आपके सामने जो अभिसारी सीमा होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर ही उत्पन्न होती है, जहां पर प्लेट है वो एक दूसरे के नीचे सबडक्शन होकर पिघल जाती है। मतलब आपके सामने ये जो ज्वालामुखी मुख्यतः कहां पर फटती है, आपके सामने जो प्लेट होती है ना, वो एक दूसरे जो प्लेट होती है उसके एक दूसरे के नीचे चली जाती है। इस वजह से जो प्लेट नीचे गई ना, अब ये प्लेट नीचे चली गई, अब ये प्लेट क्या हो गई आपके सामने, धीरे धीरे गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, ये क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, और ये पिघली हुई है ना, ये आपके सामने ज्यादा दबाव बनाती है, पिघलकर आपके सामने ज्यादा मैग्मा का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी प्लेटें वो सीमाओं के किनारे ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि वो नीचे दबकर क्या हो गई, पिघल गई थी वो प्लेट, और उसी के किनारों के कारण ज्यादातर आपके सामने ज्वालामुखी फट जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है हॉटस्पॉट। कुछ ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से दूर मेटल के भीतर स्थिर गर्म क्षेत्रों के हॉटस्पॉट के ऊपर बनते हैं। मतलब
कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ये जो प्लेटें होती हैं, जो आपके सामने कॉन्टिनेंटल, जो आपके सामने अलग अलग प्लेटें होती हैं स्थलमंडल की, उन प्लेटों के किनारे नहीं, उनके बीच के क्षेत्र में फटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या क्षेत्र था, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा बुरबुरा क्षेत्र था, कम आपके सामने मोटाई थी क्रस्ट की, तो क्या मेंटल से सीधा आपके सामने क्या हो गया, सीधा मैग्मा बाहर आता है और इसको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। जैसे हवाई द्वीप है, ये आपके सामने इसी के लिए प्रसिद्ध है, इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपके सामने जो जितना भी जो ज्वालामुखी है वो सीधी मेंटल के द्वारा सीधी के सीधा मैग्मा है, वो जो लावा है वो बाहर आता है। मैग्मा का उत्थान, मैग्मा की कम घनत्व और गैसों के दबाव के कारण यह दरारों या कमजोर क्षेत्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से बढ़ता है। मतलब जो मैग्मा होता है ना, लावा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका डेंसिटी कम होती है। भाई डेंसिटी क्या, तो घनत्व क्या होता है आपके सामने, घनत्व ऐसे समझ लो, कोई भी चीज है ना वो आपके सामने बुरबुरी होगी, पानी है, पानी का घनत्व कम होता है आपके सामने किसके मुकाबले, मिट्टी के मुकाबले आपके सामने, ये समझना ना। तो इसका क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है और गैसें होती हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, दरारों से ऊपर की ओर उठता है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसका घनत्व कम होता है ना वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तेल और पानी होता है ना, पानी का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है और तेल का कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल डालोगे तो तेल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे चला जाता है। समझ में आ गया आपके सामने, ये सिद्धांत इसलिए काम करता है, जिस चीज की घनत्व होता है कम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो लिक्विड फॉर्म में है मैग्मा, उसका घनत्व कम है इसलिए वो ऊपर की तरफ आता रहता है। समझ में आ गया आपको, इसीलिए पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से आता है और फिर फट जाता है। अब आपके सामने मैं आपको बताऊंगा ज्वालामुखियों के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखियों के आपके सामने मुख्य रूप से उनकी सक्रियता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कितनी सक्रिय है उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। पहले आपके सामने ज्वालामुखी होती है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हाल ही में फटे हो, जिनमें भविष्य में कभी भी फटने की संभावना बनी रहती है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी वो कुछ ज्वालामुखी होती हैं आपके सामने जो अभी थोड़े दिन पहले फटी हैं और उनके भविष्य में कभी भी फट सकती हैं, इस प्रकार की उनकी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को आपको किस नाम से जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। किस ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है, इन सब ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। जो ज्वालामुखी आपके सामने हाल फिलहाल में ही आपके सामने फटे हैं और भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। समझ में आ गया, इन सभी को आपके सामने किसको, एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जैसे स्ट्रोम्बेली है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट, जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। जैसे 5-10 सालों से जो अभी तक नहीं फटा, 20-30 सालों से, लेकिन फट कभी भी सकता है। जैसे माउंट फ्यूजी है, काफी पॉपुलर नाम है, ये अभी फटी नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकती है। अब थोड़ा जो आपके सामने सक्रिय नहीं है आपके सामने, बस समझ में आ गया, लेकिन हो कभी भी सकता है, उसके अंदर विस्फोट कोई फिक्स नहीं रहता, पता नहीं चलता इसका। मर्त व शांत ज्वालामुखी, हजारों वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई और भविष्य में फटने की कोई संभावना भी नहीं है। मतलब इस प्रकार की ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। जैसे कि किलिमंजारो की जो ज्वालामुखी है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें पहले भी कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी अब कोई गतिविधि होने का कोई भी संभावना नहीं है। इस प्रकार के आपके सामने जो ज्वालामुखी होती है उसको क्या कहा जाता है, मर्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपका वितरण, ज्वालामुखी का वितरण है वो भी प्लेट की सीमाओं से संबंधित है। मतलब ज्वालामुखी भी कैसे भाई फटते हैं, ये आपके सामने प्लेटों के किनारे फैलते हैं। अब ये देख लो भाई, ये जो प्लेटें हैं इसके किनारे का जो क्षेत्र होता है इसी पर आपके सामने मुख्यतः जो क्या है, ज्वालामुखियां फटती हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः ज्वालामुखियां फटती हैं, इनका कौन सा क्षेत्र है, तो वही पैसिफिक के जो आपके सामने रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, जो भूकंप वाला क्षेत्र बताया था, वहां पर मैंने ये पॉइंट भी बताया था आपके सामने कि वहां पर ज्वालामुखियां भी फटती हैं। तो अगर अभी वो वीडियो नहीं देखा है भूकंप के प्रकार वाला, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये विश्व की उन सबसे अधिक ज्वालामुखियों का घर है। मतलब रिंग ऑफ फायर है वो ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखियां फटती हैं। लगभग 80% तक ज्वालामुखी कहां पर फटती है, इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में फटती है, जो प्रशांत महासागर के किनारे हैं, जहां पर एंडीज, रॉकी पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं पर फटती हैं तो ये प्रशांत महासागरीय जो पट्टी है इस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं।
समझ में आ गया आपके सामने। इसको रिंग ऑफ फायर के पट्टी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एंडीज व रॉकीज पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। अगले वाला है भूमध्य सागरीय पट्टी। इसमें भूमध्य सागर के क्षेत्र में माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी शामिल है। मतलब जो मध्य महाद्वीपीय पट्टी कौन सी होती है, इसमें भूमध्य सागर का क्षेत्र होता है, जैसे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटियां इसके अंदर मुख्यतः शामिल होती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका कटक। यह प्लेटों से दूर जाने के कारण ज्वालामुखी फटते हैं, जैसे कि आइसलैंड, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस कारण जो ज्वालामुखी फटते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है आपके सामने, जो ये मध्य अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो क्षेत्र भूकंप के थे वही क्षेत्र आपके सामने ये वाले हैं। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर की पट्टी है ये, जहां पे आपके सामने इंडोनेशिया, ये जो हवाई द्वीप, इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं और ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा फटते हैं। फिर भूमध्य के जो पेटियां हैं, जो जहाँ पे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस, ये अफ्रीका की कुछ दरार घाटियां हैं। ये यहाँ पर बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं और उनमें ज्वालामुखियां फटती हैं। और ये कटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसके कारण ज्वालामुखियां फटते हैं। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र है, भूकंप भी यहीं पर आएंगे और ज्वालामुखियां भी यहाँ पर मुख्य रूप से यहीं पर फटती हैं। अब ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके सामने, क्या क्या होता है आपके सामने। जो लावा प्रवाह से राख का जमाव, गैसों का उत्सर्जन, भूसंकलन और सुनामी से जान माल की भारी नुकसान होता है आपके सामने। मतलब भाई ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, लावा निकलता है, उसके साथ राख भी निकलती है। तो राख निकलने से क्या होता है आपके सामने, एक तो जलवायु को नुकसान पहुंचता है भाई, समझ में आ गया। साथ के साथ आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, राख फैल जाती है, उस राख से क्या हो जाता है आपके सामने लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित व पर्यावरण से संबंधित जो परेशानियां होती है। गैसों, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, भूसंकलन होता है, जो पत्थर है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और सुनामी भी आ सकती है। अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा है तो सुनामी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के जान माल का खतरे का भी डर रहता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं आपके सामने, उपजाऊ मिट्टी। लावा के ठंडे होने से उपक्षय से काली मिट्टी बनती है, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसका फायदा यह भी होता है आपके सामने, जो लावा होता है, जैसे लावा ठंडा होता है तो इससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब भारत का जो दक्कन का पठार है वो किस चीज से बना हुआ है, ज्वालामुखियों से निर्मित है। इसमें ज्वालामुखी के आपके सामने शांत होने से, आपके सामने जो लावा के ठंडे होने से जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। और देखो आपके सामने कपास और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन वहां की। समझ में आ गया आपको। अगला है खनिज भंडार। ज्वालामुखी क्षेत्र में सोना, तांबे, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। भाई ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है ना, ये खनिजों का भी भंडार होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोना, तांबा व जस्ता जैसे आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी होती है ना, उसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जियोथर्मल जो एनर्जी होती है उसके उत्पादन के लिए भी इनका उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला है पर्यटन। ज्वालामुखी व उसके आसपास की संरचनाओं को पर्यटकों का आकर्षित भी करते हैं। भाई ज्वालामुखी फटती है तो एक बहुत ही मतलब पूरी दुनिया में वैश्विक रूप से क्या होता है, चर्चा फैलती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर आसपास के लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग उन सभी घटनाओं को देखने के लिए आ जाते हैं। तो पर्यटन जो उस क्षेत्र को पर्यटनिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये था आपके सामने ज्वालामुखियों का उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और उनका वितरण कैसे होता है और प्रभाव कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके सामने, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, प्रकार, वितरण एवं प्रभावों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होती है,
वितरण किस प्रकार से होता है, उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से आपको क्या करना है, विवरण करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपके सामने ये जो फ्री में जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपको, ये फ्री में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हो उस टॉपिक से संबंधित। समझ में आ गया। और वहीं पर आपके सामने टेलीग्राम का भी लिंक मिलता है आपको। टेलीग्राम पे क्लिक करते हो तब क्या होता है आपके सामने, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे फाइल वाला सेक्शन है, उस फाइल वाले सेक्शन में छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च करना, और ज्योग्राफी में जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी की पीडीएफ पड़ी होगी, वो जाकर पढ़ लेना आपके सामने सारी की सारी। बस आपको इतना ही करना है, सिर्फ जो नीचे की तरफ आपके सामने ज्योग्राफी की पीडीएफ आपके सामने पड़ी होगी, जाना और वहां से जाकर वो पढ़ लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, इस कोने में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद व विवर करती है जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा, राख और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। मतलब मैंने आपको वो सिद्धांत सिखाया था ना, प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, प्रेशर कुकर में पानी गर्म होता रहता है, लेकिन जैसे उसमें वाष्प बनती है तो अब वो क्या करती है, अपनी सीटी को ऊपर करता है, उसमें जो छिद्र होता है उससे बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार का अब पृथ्वी पे तो ऐसा कोई छिद्र मिलता नहीं है, तो वो देखते हैं कोई क्या तो उनको ऐसा छेद मिल जाए कहीं ना कहीं, या फिर कोई थोतली जगह मिल जाएगी, उस थोतली जगह से भुरभुरी जगह मिल जाएगी, उससे क्या हो जाता है, वो गर्म मैग्मा, राख और गैसें, वो जल वाष्प मिलकर बाहर आ जाते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान का दबाव के कारण जो मेटल है, जो मेंटल जो आपके सामने, जिसको मेंटल के नाम से जाना जाता है, फिर मेटल के नाम से जानते हैं, वो जो आपके सामने चट्टान होती है वो पिघल जाती है, जिसमें मैग्मा है वो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। मेटल जो आपके सामने जो नीचे की जो चट्टान होती है वो क्या हो जाती है, आपके सामने पिघल जाती है। और एस्थेनोस्फेयर वो आपके सामने जो ऊपरी परत होती है एस्थेनोस्फेयर, उसका क्या होता है, उस एस्थेनोस्फेयर से वो जो मैग्मा, ज्वालामुखी, जो मैग्मा, जलवाष्प वगैरह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है और वही मैग्मा बाहर निकलता है। आपके सामने देखो क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना, चट्टानें होती हैं वो आपके सामने नीचे से पिघल जाती है ना। मेटल होता है, जो मेटल जो पहले 3 भाग होते हैं आपके सामने स्थलमंडल के, सबसे पहला क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, 3 अलग अलग मान लो आप 3 भाग होते हैं। आपने इतना तो आपको पता है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, है ना। तो मेंटल में आपके सामने मुख्यतः क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, वो पिघल जाती है। वो उसको जो पिघला हुआ भाग रहता है मेंटल और जो क्रस्ट के बीच में, उसको एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। उस एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा रहता है, उस पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा के नाम से जाना जाता है, और वही मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी तरीके से क्या होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, प्लेटों की सीमाएं। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर, विशेषकर आपके सामने अभिसारी सीमाओं पर उत्पन्न होती है। तो अधिकतर प्लेट जो आपके सामने ज्वालामुखी है वो कहां पर उत्पन्न होती है, आपके सामने जो प्लेटें पाई जाती है ना, उन प्लेटों के जो आपके सामने किनारे होते हैं, उन प्लेटों के किनारों पर आपके सामने विशेषकर जो आपके सामने ज्वालामुखियां फटती है। विशेषकर आपके सामने जो अभिसारी सीमा होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर ही उत्पन्न होती है, जहां पर प्लेट है वो एक दूसरे के नीचे सबडक्शन होकर पिघल जाती है। मतलब आपके सामने ये जो ज्वालामुखी मुख्यतः कहां पर फटती है, आपके सामने जो प्लेट होती है ना, वो एक दूसरे जो प्लेट होती है उसके एक दूसरे के नीचे चली जाती है। इस वजह से जो प्लेट नीचे गई ना, अब ये प्लेट नीचे चली गई, अब ये प्लेट क्या हो गई, आपके सामने धीरे धीरे गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, ये क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, और ये पिघली हुई है ना, ये आपके सामने ज्यादा दबाव बनाती है, पिघलकर आपके सामने ज्यादा मैग्मा का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी प्लेटें वो सीमाओं के किनारे ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि वो नीचे दबकर क्या हो गई, पिघल गई थी वो प्लेट, और उसी के किनारों के कारण ज्यादातर आपके सामने ज्वालामुखी फट जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है हॉटस्पॉट। कुछ ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से दूर मेटल के भीतर स्थिर गर्म क्षेत्रों के हॉटस्पॉट के ऊपर बनते हैं। मतलब
कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ये जो प्लेटें होती हैं, जो आपके सामने कॉन्टिनेंटल, जो आपके सामने अलग अलग प्लेटें होती हैं स्थलमंडल की, उन प्लेटों के किनारे नहीं, उनके बीच के क्षेत्र में फटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या क्षेत्र था, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा बुरबुरा क्षेत्र था, कम आपके सामने मोटाई थी क्रस्ट की, तो क्या मेंटल से सीधा आपके सामने क्या हो गया, सीधा मैग्मा बाहर आता है और इसको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। जैसे हवाई द्वीप है, ये आपके सामने इसी के लिए प्रसिद्ध है, इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपके सामने जो जितना भी जो ज्वालामुखी है वो सीधी मेंटल के द्वारा सीधी के सीधा मैग्मा है, वो जो लावा है वो बाहर आता है। मैग्मा का उत्थान, मैग्मा की कम घनत्व और गैसों के दबाव के कारण यह दरारों या कमजोर क्षेत्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से बढ़ता है। मतलब जो मैग्मा होता है ना, लावा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका डेंसिटी कम होती है। भाई डेंसिटी क्या, तो घनत्व क्या होता है आपके सामने, घनत्व ऐसे समझ लो, कोई भी चीज है ना वो आपके सामने बुरबुरी होगी, पानी है, पानी का घनत्व कम होता है आपके सामने किसके मुकाबले, मिट्टी के मुकाबले आपके सामने, ये समझना ना। तो इसका क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है और गैसें होती हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, दरारों से ऊपर की ओर उठता है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसका घनत्व कम होता है ना वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तेल और पानी होता है ना, पानी का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है और तेल का कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल डालोगे तो तेल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे चला जाता है। समझ में आ गया आपके सामने, ये सिद्धांत इसलिए काम करता है, जिस चीज की घनत्व होता है कम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो लिक्विड फॉर्म में है मैग्मा, उसका घनत्व कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ आता रहता है। समझ में आ गया आपको, इसीलिए पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से आता है और फिर फट जाता है। अब आपके सामने मैं आपको बताऊंगा ज्वालामुखियों के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखियों के आपके सामने मुख्य रूप से उनकी सक्रियता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कितनी सक्रिय है उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। पहले आपके सामने ज्वालामुखी होती है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हाल ही में फटे हो, जिनमें भविष्य में कभी भी फटने की संभावना बनी रहती है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी वो कुछ ज्वालामुखी होती हैं आपके सामने जो अभी थोड़े दिन पहले फटी हैं और उनके भविष्य में कभी भी फट सकती हैं, इस प्रकार की उनकी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को आपको किस नाम से जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। किस ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है, इन सब ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। जो ज्वालामुखी आपके सामने हाल फिलहाल में ही आपके सामने फटे हैं और भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। समझ में आ गया, इन सभी को आपके सामने किसको, एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जैसे स्ट्रोम्बेली है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट, जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। जैसे 5-10 सालों से जो अभी तक नहीं फटा, 20-30 सालों से, लेकिन फट कभी भी सकता है। जैसे माउंट फ्यूजी है, काफी पॉपुलर नाम है, ये अभी फटी नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकती है। अब थोड़ा जो आपके सामने सक्रिय नहीं है आपके सामने, बस समझ में आ गया, लेकिन हो कभी भी सकता है, उसके अंदर विस्फोट कोई फिक्स नहीं रहता, पता नहीं चलता इसका। मर्त व शांत ज्वालामुखी, हजारों वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई और भविष्य में फटने की कोई संभावना भी नहीं है। मतलब इस प्रकार की ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। जैसे कि किलिमंजारो की जो ज्वालामुखी है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें पहले भी कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी अब कोई गतिविधि होने का कोई भी संभावना नहीं है। इस प्रकार के आपके सामने जो ज्वालामुखी होती है उसको क्या कहा जाता है, मर्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपका वितरण, ज्वालामुखी का वितरण है वो भी प्लेट की सीमाओं से संबंधित है। मतलब ज्वालामुखी भी कैसे भाई फटते हैं, ये आपके सामने प्लेटों के किनारे फैलते हैं। अब ये देख लो भाई, ये जो प्लेटें हैं इसके किनारे का जो क्षेत्र होता है इसी पर आपके सामने मुख्यतः जो क्या है, ज्वालामुखियां फटती हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः ज्वालामुखियां फटती हैं, इनका कौन सा क्षेत्र है, तो वही पैसिफिक की जो आपके सामने रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, जो भूकंप वाला क्षेत्र बताया था, वहां पर मैंने ये पॉइंट भी बताया था आपके सामने कि वहां पर ज्वालामुखियां भी फटती हैं। तो अगर अभी वो वीडियो नहीं देखा है भूकंप के प्रकार वाला, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये विश्व की उन सबसे अधिक ज्वालामुखियों का घर है। मतलब रिंग ऑफ फायर है वो ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखियां फटती हैं। लगभग 80% तक ज्वालामुखी कहां पर फटती है, इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में फटती है, जो प्रशांत महासागर के किनारे हैं, जहां पर एंडीज, रॉकी पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं पर फटती हैं तो ये प्रशांत महासागरीय जो पट्टी है इस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं।
समझ में आ गया आपके सामने। इसको रिंग ऑफ फायर के पट्टी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एंडीज व रॉकीज पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। अगले वाला है भूमध्य सागरीय पट्टी। इसमें भूमध्य सागर के क्षेत्र में माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी शामिल है। मतलब मध्य महाद्वीपीय पट्टी कौन सी होती है, इसमें भूमध्य सागर का क्षेत्र होता है, जैसे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटियां इसके अंदर मुख्यतः शामिल होती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका कटक। यह प्लेटों से दूर जाने के कारण ज्वालामुखी फटते हैं, जैसे कि आइसलैंड, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस कारण जो ज्वालामुखी फटते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है आपके सामने, जो ये मध्य अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो क्षेत्र भूकंप के थे वही क्षेत्र आपके सामने ये वाले हैं। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर की पट्टी है ये, जहां पे आपके सामने इंडोनेशिया, ये जो हवाई द्वीप, इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं और ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा फटते हैं। फिर भूमध्य के जो पेटियां हैं, जो जहाँ पे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस, ये अफ्रीका की कुछ दरार घाटियां हैं। ये यहाँ पर बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं और उनमें ज्वालामुखियां फटते हैं। और ये कटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसके कारण ज्वालामुखियां फटते हैं। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र है, भूकंप भी यहीं पर आएंगे और ज्वालामुखियां भी यहाँ पर मुख्य रूप से यहीं पर फटती हैं। अब ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके सामने, क्या क्या होता है आपके सामने। जो लावा प्रवाह से राख का जमाव, गैसों का उत्सर्जन, भूसंकलन और सुनामी से जान माल की भारी नुकसान होता है आपके सामने। मतलब भाई ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, लावा निकलता है, उसके साथ राख भी निकलती है। तो राख निकलने से क्या होता है आपके सामने, एक तो जलवायु को नुकसान पहुंचता है भाई, समझ में आ गया। साथ के साथ आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, राख फैल जाती है। उस राख से क्या हो जाता है आपके सामने, लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित व पर्यावरण से संबंधित जो परेशानियां होती है। गैसों, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, भूसंकलन होता है, जो पत्थर है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और सुनामी भी आ सकती है। अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा है तो सुनामी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के जान माल का खतरे का भी डर रहता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं आपके सामने, उपजाऊ मिट्टी। लावा के ठंडे होने से उपक्षय से काली मिट्टी बनती है, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसका फायदा यह भी होता है आपके सामने, जो लावा होता है, जैसे लावा ठंडा होता है तो इससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब भारत का जो दक्कन का पठार है वो किस चीज से बना हुआ है, ज्वालामुखियों से निर्मित है। इसमें ज्वालामुखी के आपके सामने शांत होने से, आपके सामने जो लावा के ठंडे होने से जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। और देखो आपके सामने कपास और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है वहां की। समझ में आ गया आपको। अगला है खनिज भंडार। ज्वालामुखी क्षेत्र में सोना, तांबे, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। भाई ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है ना, ये खनिजों का भी भंडार होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोना, तांबा व जस्ता जैसे आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी होती है ना, उसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जियोथर्मल जो एनर्जी होती है उसके उत्पादन के लिए भी इनका उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला है पर्यटन। ज्वालामुखी व उसके आसपास की संरचनाओं को पर्यटकों का आकर्षित भी करते हैं। भाई ज्वालामुखी फटती है तो एक बहुत ही मतलब पूरी दुनिया में वैश्विक रूप से क्या होता है, चर्चा फैलती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर आसपास के लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग उन सभी घटनाओं को देखने के लिए आ जाते हैं। तो पर्यटन जो उस क्षेत्र को पर्यटनिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये था आपके सामने ज्वालामुखियों का उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और उनका वितरण कैसे होता है और प्रभाव कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।